वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी दी वॉचर के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के एक घर से, जिसमें एक ओल्ड जापानीज कपल रहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस आकीमोटो। हम देखते हैं मिसेस आकीमोटो बहुत बीमार है। उनका चेहरा सफेद है, छाले पड़ चुके हैं और उनके पेट में दर्द भी हो रहा है। उनका हस्बैंड उन्हें खिलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं है। अचानक उन्हें खिड़की के बाहर कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, रोने लगती है। मिस्टर आकीमोटो किसी तरह उन्हें संभाल कर वॉशरूम की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी उन्हें भी घर में किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो अपनी गन लेने नीचे जाते हैं और इधर उनके पत्नी को वॉशरूम के मिरर पे खून दिखता है। साथ में एक एनवेलप थी, उसके अंदर एक ब्लेड और एक चिट्ठी थी, बहुत पुरानी सी। तब तक मिस्टर आकीमोटो लौट चुके थे। अंधेरे कॉरिडोर की तरफ पॉइंट करके वो किसी रेवन को बाहर बुलाने लगते हैं। हमें भी कॉरिडोर के दूसरी एंड में कुछ हिलता हुआ नजर आता है, मगर वो सामने आए इससे पहले ही मिसेस आकीमोटो आ गिरते हैं उनके सामने। उन्होंने अपने दोनों हाथ काट लिए थे। बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उनके घाव से। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है और हमें घर के बाहर एक रेवन दिखता है, घर की तरफ नजर रखते हुए, बिल्कुल किसी वॉचर की तरह। अगले दिन में हम पहुंच जाते हैं कुछ महीने बाद। मिलते हैं एमा एट नोआ कर्टिस से। वो लोग अभी साउथ से नॉर्थ शिफ्ट हुए थे। उन्हें घर की सख्त जरूरत थी, तो एक दिन उनकी एजेंट फ्रांसिन उन्हें एक अट्रैक्टिव ऑफर देती है। लॉस एंजलिस के एक पॉश इलाके में 2000 स्क्वायर फीट का एक घर विद फर्नीचर्स। पहली नजर में ही एमा को यह घर पसंद आ गया था। उनके बजट से थोड़ा ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग इस घर को खरीदने की डिसाइड करते हैं, इस घर के अतीत के बारे में पूरी तरीके से बता के बिना ही। मिस फ्रांसिन उन्हें इतना तो बताती है कि इस घर के पिछले ओनर की डेथ यहीं पर हुई थी, मगर ये नहीं बताती कि उनकी डेथ नेचुरल थी। असल में वही आकीमोटो रेसिडेंट था। अपने पत्नी के मौत के बाद मिस्टर आकीमोटो घर छोड़ने पे मजबूर हो गए, क्योंकि वो रेवन उनका पीछा जो नहीं छोड़ रहा था। एमा को घर के बैकयार्ड में एक छोटा सा ट्री हाउस दिखता है। बाहर से तो खाली लग रहा था, मगर जब वो अंदर झांकती है तो अचानक ही एक लड़का उसके सामने आ जाता है और हड़बड़ी में एमा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फॉर्चुनेटली हाइट ज्यादा नहीं था, एमा को कहीं चोट नहीं लगी थी। उसी वक्त उस बच्चे की माँ जिन आकर एमा से माफी मांगती है। पता चलता है उनका बेटा माइकी ऑटिस्टिक है। वो लोग पास में ही रहते हैं, तो ओपन हाउस चल रहा है देखकर अंदर आ गए थे घर को एक्सप्लोर करने। एमा को ये लेडी पसंद आ गई थी, तो उनकी पहली मुलाकात दोस्ती में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती। इवन इस घर में शिफ्ट होने के बाद जिन ही सबसे पहले उनके लिए वेलकम कुकीज भेजती है। एमा और नोआ दोनों ही बहुत खुश थे। एक साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कैसे घर को सजाया जाए, कहाँ कहाँ रेनोवेशन करनी चाहिए, कैसे इस खूबसूरत घर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए। मगर पहले दिन ही उनके एक्साइटमेंट में पानी फिर जाता है जब देर रात कोई उनके दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगता है। चेक करने पर कोई नहीं दिखता, मगर किसी ने उनके दीवार पे क्रॉस मार्क बना दिया था और उनके लिए एक नोट भी छोड़ गया था, बिल्कुल वैसे एनवेलप में जैसे मिसेस आकीमोटो को मिला था। अपेरेंटली ये नोट इस घर के पुराने मालिक ने भेजा था। इस पे लिखा था, उन पर नजर रखा जा रहा है, वो लोग बहुत जल्द बीमार पड़ने वाले हैं और रेवन आएगा उनसे मिलने। एमा को इसका कोई मतलब समझ नहीं आता, जरूर किसी ने मजाक किया होगा। मगर नोआ अगले दिन ही घर के सामने कैमरा लगा देता है। इसके 10 मीटर के आसपास कोई आएगा तो उन्हें फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में एमा फ्रांसिन को कॉल करती है इस घर के पिछले ओनर के बारे में जानने के लिए, मगर उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। एक दिन सफाई के वक्त एमा को एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसकी चाबी उनके पास नहीं थी। लेकिन अगर ये बाहर से लॉक्ड है तो अंदर से आवाज क्यों आ रही है? जरूर चूहे होंगे। एमा उतना ध्यान नहीं देती। एक दिन जिन उनसे मिलने आती है, ऑफ कोर्स अपने केक्स के साथ। ये लेडी बेकिंग बहुत अच्छी कर लेती है, एमा को तो बहुत पसंद आता है। उस दिन बातों बातों में उससे एमा को मिसेस आकीमोटो के सुसाइड के बारे में पता चलता है और उनके पागलपन के बारे में भी। तब तक नोआ भी घर पहुंच चुका था। उसके साथ एक बॉक्स था जिसे किसी ने उनके घर के बाहर छोड़ गया था। जैसे ही नोआ इस बॉक्स को खोलता है, पूरे घर में एक बदबू फैल जाती है। अंदर एक मरा हुआ चूहा था और एक नोट भी, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह अ वार्निंग नोट। उधर अचानक माइकी चिल्लाने लगा था। डर से सहम चुका था वो बच्चा। पूछने पर कहता है उसने ट्री हाउस में किसी को देखा है, एक आदमी जो किसी बर्ड की तरह दिखता है।
नोआ उसी वक्त जाता है चेक करने। उसे कोई आदमी तो नहीं मिलता मगर कुछ सामान जरूर मिलते हैं, जिससे साबित होता है पिछले कुछ दिनों से वहाँ कोई रह रहा है। वो लोग उसी दिन उस ट्री हाउस को तोड़ देते हैं, लेकिन इससे उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, रादर बढ़ जाती है। कभी नोआ को अपने गाड़ी का कांच टूटा हुआ मिलने लगा तो कभी बहुत सारे पैकेजेस डिलीवर्ड होने लगे उनके घर, जिनके सेंडर्स का कुछ पता नहीं। नोआ तो बिल्कुल तंग आ चुका था इस सब से। ऊपर से एमा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसके पेट में दर्द था और उल्टी भी हो रही थी। उस रात एमा और नोआ जल्दी सो जाते हैं, मगर देर रात एमा जब नीचे जाती है पानी पीने, उसे अपने घर के बाहर एक रेवन दिखता है जो उसे ही घूर रहा था। अचानक वो हमला कर देता है, खिड़की का कांच तोड़कर एक मरे हुए कौवे को अंदर फेंकता है। डर से एमा की हालत खराब हो चुकी थी। नोआ उसे संभालता है और उसके बाद वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। डिटेक्टिव स्टार को इस कौवे के मुंह से एक नोट मिलता है, फिर से वही बीमारी वाली वार्निंग। क्लियरली कोई इंटेंशनली उन्हें परेशान कर रहा था। कोई नहीं चाहता वो लोग इस घर में रहे, कोई उन्हें इस घर से भगाना चाहता है, मगर कौन? पुलिस अपना काम कर रही थी, साथ में नोआ भी घर में एक अलार्म लगा देता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे उनके साथ कोई ये सब क्यों करेगा। एमा पूरा दिन परेशान रहने लगी थी। नोआ के ऑफिस जाने के बाद खाली घर में उसे लिटरली डर लगने लगा था। ऐसे में जिन उसे कंपनी देने लगी। दोनों एक साथ वॉक पर निकलते थे और एमा अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करती थी। वैसे एमा अपने पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रही है। कुछ महीने पहले ही उसका मिसकैरेज हुआ था। उन्हें लगा घर बदलने से रिकवर करना आसान होगा, मगर यहाँ तो लाइफ और ज्यादा मुश्किल बन चुकी है। रात में नींद तक ठीक से नहीं आती टेंशन के कारण। जिन उसे कंसोल करती है। उनके केक्स तो थे ही, साथ में वो एमा को एक हर्बल टी भी देती है बेटर स्लीप के लिए। उधर ऑफिस में नोआ को एक पार्सल मिलता है जिनमें फ्रांसिन का चश्मा और कुछ पेपर्स थे। नोआ इमीडिएटली स्टार को इन्फॉर्म करता है और डिटेल्स में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ घर में एमा कुछ देर के लिए सो गई थी। जब उसकी नींद टूटती है तब तक सूरज ढल चुका था। उसे घर के अंदर फिर से वही रेवन दिखता है, मगर अंदर जाके चेक करने पर उसे कोई रेवन नहीं मिलते हैं मिस्टर आकीमोटो। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। किसी ने उन्हें एक नोट भेजा है और उन्हें लगता है ये काम एमा और नोआ का है। एमा जल्दी से अलार्म ऑन करती है और भागती है घर से बाहर। जब तक पुलिस आती है मिस्टर आकीमोटो जा चुके थे। उस नोट से पता चलता है ये सेम बंदे का काम है। उसने मिस्टर आकीमोटो को भड़काया है इस घर में आने के लिए। वजह जो भी हो, एमा को इस घर में रहना सेफ नहीं लग रहा था। तो जब जेन उसे अपने साथ रहने की ऑफर देती है वो राजी हो जाती है। इससे एटलीस्ट उसे चैन की नींद तो आएगी। मगर नोआ उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसे जेन पसंद नहीं। इंस्टेड वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने की डिसाइड करता है। उनके सामने वाले घर में कपल रहते थे, अमांडा और रेजी। वो लोग इनके दोस्त थे और एमा को लेकर परेशान भी। अमांडा एमा को एक शॉकर देती है सेल्फ डिफेंस के लिए और रेजी देर रात तक उनके घर में रुकता है नोआ को कंपनी देने के लिए। उसके जाने के बाद नोआ गड़बड़ कर देता है। वो रेजी को बाहर तक छोड़ने गया था, तभी गलती से उससे दरवाजा लॉक हो जाता है। वो एमा को बहुत बुलाता है, इवन दीवार पे चढ़ के खिड़की पे नॉक भी करता है, मगर एमा तो हर्बल टी पीकर सो चुकी थी। गहरी नींद में थी वो। कोई आवाज उसे सुनाई नहीं देती। बेचारा नोआ वो बस सोच ही रहा था क्या करे। तभी उसे अपने बेडरूम में वो रेवन दिखता है। असल में रेवन के कॉस्ट्यूम में कोई इंसान था। वो एमा के तरफ आगे बढ़ने लगा था। उसका इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो नोआ झट से नीचे जाकर उनके टूटे हुए खिड़की से अंदर आता है। तब तक वो बंदा जा चुका था। छोड़ गया था बहुत सारे डॉल्स के पार्ट्स और एक चिट्ठी। इसमें उनके मरे हुए बच्चे के बारे में लिखा था। इस बंदे ने उन्हें वार्न किया है अगर वो लोग इस घर को छोड़कर नहीं गए तो उनके आने वाले बच्चे को भी वो मार डालेगा। मामला दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा था। नोआ एमा को कुछ नहीं बताता, मगर उसे रेगुलरली वो रेवन घर के सामने नजर आने लगे, स्पेशली रात में। साथ में एमा के शरीर में भी बदलाव नजर आने लगे थे। वो बहुत ही ज्यादा पेल दिखने लगी थी, उसके बाल झड़ने लगे थे और वो बहुत ज्यादा वीक भी बढ़ चुकी थी। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाए। वो लोग ऑलरेडी लोन में डूब चुके थे। जब एमा इन बातों को जिन से शेयर करती है तो वो एक ऑफर देती है। कहती है उसके पास रियल एस्टेट लाइसेंस है तो क्यों ना वो इस घर को बेचने की कोशिश करे। एमा इस सब के लिए रेडी नहीं थी तो वो मना कर देती है। उसी दिन रास्ते पर उनकी मुलाकात होती है अमांडा से। वो जिन से पहली बार मिल रही थी, मगर वो दावा करती है इससे पहले भी उसने जिन को कहीं देखा है। कहाँ वो उसे याद नहीं आ रहा।
रात में एमा जब नोआ से सारी बातें शेयर करती है तो नोआ उसे जिन से दूर रहने के लिए कहता है। उसका हर मामले में इंटरफेयर करना नोआ को पसंद नहीं आ रहा था। वो कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं उन्हें लेकर। नोआ ने नोटिस किया है ये औरत बातें बहुत अच्छी कर लेती है, किसी को मैनिपुलेट करना खूब आता है उसे, लेकिन एमा को वो औरत जेन्युइन लगती है। बेचारी सिंगल हैंडेडली एक ऑटिस्टिक बच्चे को संभाल रही है, आसान थोड़ी ना है। उस रात और एक हादसा होता है। एमा को अपने पूरे शरीर पे इरिटेशन होने लगे थे, इतना ज्यादा कि वो अपने नाखूनों से स्किन को काट देती है। नोआ को लगता है बग्स का प्रॉब्लम है, तो वो नेक्स्ट डे ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेता है और खुद एमा के साथ रेजी और अमांडा के घर में शिफ्ट हो जाता है। मगर जिन उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो फिर से केक लेकर हाजिर हो जाती है उनके घर के दरवाजे पे। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो एमा को कॉल भी करती है, फिर से उसे अपने ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहती है। इस बार तो एमा को भी ऑड लगता है, तो उसे भगाने के लिए एमा उससे झूठ कहती है कि वो आउट ऑफ टाउन है। मगर किसी तरह जीन को सच पता लग ही जाता है और वो इतना ज्यादा नाराज हो जाती है कि अपना प्लेट ही तोड़ देती है। अमांडा उनका बहुत ख्याल रख रही थी, मगर फिर भी एमा को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो अपने सैनिटी पर ही सवाल उठा रही थी। कभी उसे अपने हाथ पे खून दिख रहा था तो कभी उसे सपने में जीन की लाश दिख रही थी। ऐसा चलता रहा तो वो सच में ही कभी पागल हो जाएगी। एमा डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने बहन के घर घूमने जाएगी। मगर उसी दिन नोआ को एक ऐसा मेल मिलता है जिसका मतलब एमा के जान को खतरा है, उस पर हमला हो सकता है, तो नोआ उसे कहीं जाने नहीं देता। 2 दिन बाद एमा जिन से मिलने जाती है, सॉरी कहती है झूठ बोलने के लिए। इधर नोआ से मिलने आता है मिस्टर आकीमोटो और खुलता है इस फिल्म का पहला राज। इनिशियली नोआ को लगा था ये रेवन, ये नोट्स, पार्सल्स, ये सब कुछ इस आकीमोटो का ही काम होगा, मगर वो कहता है नहीं, वो खुद भी एक विक्टिम था। इस सब के पीछे बस एक ही इंसान है जो सबके सामने रहकर अपनी मीठी मीठी बातों से सबको बेवकूफ बना रहा है। ये और कोई नहीं, जिन है। मिसेस आकीमोटो की नर्स हुआ करती थी वो, और उसने ही स्लो पॉइजनिंग के जरिए उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो बेचारी मजबूर हो गई सुसाइड करने पे। अमांडा ने उन्हीं के घर जिन को देखा था। सच को समझने में मिस्टर आकीमोटो को बहुत वक्त लगा। उस रेवन ने उनका दिमाग भी खराब कर रखा था। जब तक समझ आया बहुत लेट हो चुका था। वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए, मगर रिसेंटली नोट मिलने के बाद उसे इस फैमिली के लिए टेंशन होने लगा और इसीलिए आज वो नोआ को सच बताने आए हैं। सच ये है कि एमा खतरे में है। नोआ को तो पहले से ही शक था, अभी उसके लिए सब कुछ क्लियर हो चुका था, तो वो झट से एमा को कॉल करता है। नेटवर्क नहीं मिलता तो वो पिक्चर सेंड करता है और साथ में सारे डिटेल्स भी टेक्स्ट कर देता है। उधर एमा जिन के साथ वॉक पर निकली थी जंगल के रास्ते। एज यूजुअल जिन ढेर सारी झूठी बातों से उसे पका रही थी। शायद उसका इंटेंशन एमा को पहाड़ से धकेल देना था, मगर सही वक्त पर एमा नोआ का मैसेज पढ़ लेती है और भागती है घर की तरफ, मगर ज्यादा दूर जा नहीं पाती। वीकनेस की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। बेहोश होने से पहले भी उसे अपने आसपास के लोगों में रेवन ही दिख रहा था। उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज की जाती है। उसके खून में हेलियम और बाथ सॉल्ट का ट्रेस मिलता है, उसी के कारण वो हेलुसिनेट कर रही थी। उसकी वीकनेस, हेयर फॉल, पेल स्किन सब इसी पॉइजनिंग का नमूना है और ये पॉइजन उसे देती थी जिन अपने पेस्ट्रीज में मिला के। तभी तो वो एमा को अपने केक्स खाने के लिए इतना फोर्स करती थी। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? इसका जवाब मिलता है जब डिटेक्टिव शार्क इस घर के बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं। पता चलता है ये घर असल में कभी जिन के परिवार का हुआ करता था। उसका जन्म इसी घर में हुआ था, मगर जब वो बहुत छोटी थी उनके फैमिली में एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया, जिस वजह से वो लोग बैंकरप्ट हो गए और उन्हें ये घर ना चाहते हुए भी ऑक्शन पर उठाना पड़ा। मिस्टर एंड मिसेस आकीमोटो ने वहीं से इस घर को खरीदे थे। अडल्ट होने के बाद जिन इस घर को खरीदने की कोशिश की, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से केयरलेस लाइफस्टाइल के कारण माइकी भी आ गया था उसके पेट में, तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। घर के लोगों को स्लो पॉइजनिंग करके मारने लगी, जिससे डर के मारे सभी इसे छोड़ दे। घर को बदनाम कर दिया जिससे कोई इसे ना खरीदे, मगर फिर भी उसका प्लान फेल कर गया। दूसरी बार कर्टिस फैमिली ने उससे इस घर को छीन लिया, तो वो एमा के साथ भी सेम गेम खेलने लगी। ना रियलिटी में उस घर में कोई बग्स था, ना एमा सच में बीमार थी। वो तो बस पॉइजनिंग का असर था, जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। अभी सच्चाई जानने के बाद घर लौटने में एमा को कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उधर पुलिस भी जिन को ढूंढ रहे थे, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। अपेरेंटली जिन ने अपने बारे में सारे डिटेल्स झूठ दिए थे।
इसी बीच एक दिन एमा पर हमला होता है। रेवन के कॉस्ट्यूम में कोई उसे मारने की कोशिश करता है एंड फाइनली उसे खींचकर उस बंद कमरे में ले जाकर कैद कर देता है। उसी कमरे में एमा को फ्रांसिन की लाश दिखती है। उसे देखकर लग रहा था उसकी मौत कई दिन पहले हुई है। कुछ देर बाद जब नोआ घर लौटता है तो एमा के आवाज से उस कमरे तक पहुंच जाता है, अपने पत्नी को रेस्क्यू करता है और पुलिस को बुलाता है। सभी के लिए एक बात साफ हो चुकी थी कि ये जिन दिन ब दिन डेस्परेट होती जा रही थी। अभी जब उसका इंटेंशन सबके लिए क्लियर हो चुका था तो उसे फंसाने का एक नया प्लान रेडी करते हैं डिटेक्टिव शार्क। उस घर में ओपन हाउस अरेंज किया जाता है। एज इफ कर्टिस फैमिली ने मन बना लिया है उस घर को बेचने का। एमा खुद जिन को कॉल करके इनवाइट करती है और सभी दूर से घर के तरफ नजर रखने लगते हैं। लेकिन सुबह से शाम हो जाने के बाद भी जिन कहीं दिखाई नहीं देती। एट लास्ट उसकी गाड़ी दिखती है, मगर उसमें से उतरता है माइकी घायल हालत में। क्लियरली जिन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाली थी। एमा और नोआ उसी वक्त उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। साथ में पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी जिन आती है भेस बदल कर। गर्ट को बेहोश कर एंटर करती है माइकी के केबिन में। तब एमा और नोआ कुछ देर के लिए बाहर गए थे। इस मौके का फायदा लेकर जिन माइकी को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, मगर लकीली एमा और नोआ ठीक उसी समय उसे देख लिया। दोनों में हाथापाई हुई, जिसमें एमा ने उस इंजेक्शन को निकालकर जिन के नेक में घुसा दिया। जिन और हिल नहीं पाई, वहीं पर पड़ी रही और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर ली। उसे भेज दिया गया जेल में और कर्टिस फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग माइकी को अडॉप्ट कर लेंगे। वो तो इनोसेंट है, उसका तो कोई कसूर नहीं। तो उसके रिकवर करने के बाद एमा उसे अपने घर ले आई। उसके लिए वो ट्री हाउस भी फिर से बनाया गया और फिर एक दिन वो मिलने गया अपने माँ से जेल में। एमा को लगा जरूर वो जिन को मिस करता है, इसीलिए मिलना चाहता है। लेकिन वहाँ पर उनके बीच जो बातचीत हुई उससे इस फिल्म का सेकेंड ट्विस्ट रिवील होता है। पता चलता है ये माइकी कोई इनोसेंट बच्चा नहीं है, वो परफेक्टली नॉर्मल है और अपने माँ के क्राइम्स में इन्वॉल्व भी। एक्चुअली मैक्सिमम आइडिया उसी का था, जिनने कभी किसी का खून नहीं किया, न अपने पेस्ट्रीज में पॉइजनिंग किया। वो माइकी करता था। उस दिन भी उसी ने अपने आप को घायल किया था। जिन तो बस उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने आई थी, क्योंकि उसे पता है उसका बेटा कितना खतरनाक हो सकता है। उसे जो चाहिए वो पाने के लिए सब कुछ कर सकता है। वो ही है दी रेवन। वो चिट्ठी भी वही लिखता था। जिन सब जानती थी, मगर कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे भी एट एनी कॉस्ट वो घर चाहिए था। लेकिन जब माइकी ने देखा जिन से कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसने अपना नया प्लान बनाया। एमा और नोआ के सामने इनोसेंट विक्टिम बनकर उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया। सारा दोष डाल दिया अपने माँ के ऊपर। उसे पता था एमा उसका ख्याल रखेगी, उसे उस घर में एंट्री मिल जाएगी। हुआ भी वही। आज वो जिनसे मिलने आया है बस एक ही वजह से, उसे धमकाने कि अगर उसने कभी भी अपना मुंह खोला तो वो एमा और नोआ को मार डालेगा, आग लगा देगा उस घर में, जिनके कारण और 2 लोगों की जान जाएगी। वो तो ऑटिस्टिक है, कोई उस पर शक नहीं करेगा, सबको ये एक्सीडेंट लगेगा। जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे माइकी की बात माननी ही पड़ी, सच को छुपाना पड़ा। और वैसे भी अगर उसने कहा भी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि माइकी उसे बेकिंग तो नहीं आता और वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। वो बेचारा बच्चा इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? उसका असली रूप थोड़ी ना किसी को पता है। माइकी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। वो नोआ और एमा के साथ खुशी खुशी रहने लगा उसी घर में, मगर उसके अंदर वो शैतान छुपा रहा। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी वो बाहर निकल आएगा और शायद तब उसका शिकार बनेंगे ये नई फैमिली। द एंड। दोस्तों, पर्सनली आई एंजॉयड दिस फिल्म। कुछ फ्लॉज जरूर है, मगर जो मेन आइडिया है वो काफी बढ़िया है। आपको कहानी कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।